वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे अपने सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 कवर किया था जिसमें हमने बात की थी विस्कोसिटी के बारे में। हमने डिफरेंस देखा था डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, उस डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात की थी। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है इस ये भी उसी से रिलेटेड ही टॉपिक है। थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उस लेक्चर में नहीं कवर हो पाया था, तो इस लेक्चर में कवर होगा। और हम लोग इसके अलावा और भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है वो है लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसका लीनियराइजेशन करना सीखेंगे हम लोग। ओके, है क्या ये, अभी बात करते हैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, आपको पता है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता था, हम लोगों ने देखा था कि जो टाउ इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई के बारे में हम लोग बात की थी। यही था भाई कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है ना। यहाँ से हमने टाउ के प्रोपोर्शनलिटी साइन आया था, तो मुझे मिला था विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, इतना टर्म हमें मिल गया था। ओके। और हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो होता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो ये हमने लॉ देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने फाइंड की थी, वहाँ से हमको विस्कोसिटी मिली थी, इसको हम लोग बोलते थे क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके। अच्छा, एक बात और यहाँ पर शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया पाया था, ये जो कांस्टेंट है आता था, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। देखिए डिफरेंस होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट और जनरल कांस्टेंट में। देखिए डिफरेंस इतना क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है वो हर एक मटेरियल के लिए सेम होता है। और ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर जो आया हुआ है, इसको हम लोग जनरल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये हर एक मटेरियल के अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी आपका वाटर का अलग होगा, एयर का अलग होगा। आपने शायद एग्जांपल में अगर समझाऊं तो आपने एक पढ़ा होगा मैकेनिकल में, जब हम लोग गैस इक्वेशन पढ़ते थे उसमें हम लोग ने पढ़ा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक गैस कांस्टेंट था। ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या उसको बोल सकते हैं या फिर जो दूसरा वाला था उसको ये बोल सकते हैं स्पेसिफाइड गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक गैस के लिए होता था। और यूनिवर्सल क्या है, वो पूरे यूनिवर्स में जितनी भी गैस है तो उनका सेम एक ही नंबर होगा, 8.314। ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है। तो ये बात अपने याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग ने मटेरियल उसमें सॉरी हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर किया था, हमने बात की थी थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। हमने बात की थी कि एक फ्लूइड है, अगर कोई फ्लो करता है किसी सॉलिड सरफेस पे, ये रेड कलर की कोई सॉलिड सरफेस होगी, ये आपने देखा होगा, एक डक्ट बना हुआ है, ठीक है, चैनल है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पर जब एक फ्लूइड फ्लो करता है तो इसकी फ्लूइड की जो पहली लेयर होती है वो इस वाले जो सॉलिड सरफेस है इससे स्टिक कर जाती है। ठीक है। कर जाती है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स जनरेट होता है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पहली लेयर को जाने नहीं देता, ये अपने साथ बिल्कुल क्या कर लेता है, स्टिक कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते थे नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन। ये नो स्लिप कंडीशन पे हम लोग क्या होगा, नो स्लिप कंडीशन पे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी दोनों मॉलिक्यूल्स में वो क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सरफेस जो आपकी सॉलिड सरफेस है ये स्टेशनरी है, तो इसके साथ जो स्टिक हुए मॉलिक्यूल्स ये भी कैसे हो जाएंगे, स्टेशनरी। ये इस सरफेस पे स्लिप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन पे ऊपर जाते रहते थे, हम लोग ने देखा था कि इसकी हर लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हर लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और कैसे बढ़ रही थी, मैंने बताया था कि ये पैराबोलिक बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिकली ये जो आपकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही, तो यहाँ पर जो अगर प्रोफाइल देखें तो कैसा बनता था, पैराबोलिक प्रोफाइल बनता था। ठीक है। एक्चुअल एक्चुअल प्रोफाइल यही पैराबोलिक बनता था। अब क्यों पैराबोलिक प्रोफाइल ही बनता था, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं है, इसीलिए मैं उसको बता नहीं सकता अभी, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक 2 मिनट का नहीं जो मैं समझा दूँ। ठीक है। ये आपका थोड़ा सा एक डेरिवेशन है, जब हम लोग लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हाँ पैराबोलिक पैराबोलिक ही क्यों बनता है। ओके। तो देखिए अगर ये आपका मान लीजिए ये एक्सिस आपकी व्यू है, मतलब वी है या यू मान लेते हैं, और ये एक्सिस आपकी वाई है, तो अगर आपका वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यू जो फंक्शन होगा वो कोई ना कोई वाई स्क्वायर का होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, तभी पैराबोलिक बन रहा है। ठीक है। इतनी बात हमने न्यूटन्स लॉ देखा था। लेकिन जब हम न्यूटन्स लॉ हमने प्रूव कराया था तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग इसको लीनियर लेके चले थे। मैंने कहा था कि लीनियर अभी हम लोग लीनियरली सॉल्व करेंगे, तो उसी का लीनियराइजेशन हम लोग यहाँ करना। आप देखते हैं ये तो प्रोफाइल आपके पैराबोलिक है, लेकिन लीनियर कब तक की है ये हम देखते हैं।
ठीक है, कि हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो वैलिड कब तक की, सिंपल सी बात है कि ये कब तक की लीनियर है। वैसे तो आप पूरे प्रोफाइल में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगा सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर हमें एग्जैक्टली स्टडी करनी है तो हम पहले इस प्रोफाइल को निकालेंगे तो ये लीनियर कब तक की बनेगा, पहले हमें ये निकालना होगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने कंसिडर किया कि दो प्लेट ले ली, एक प्लेट मूवेबल है और एक प्लेट आपकी फिक्स्ड है। तो ये ब्लैक वाली जो प्लेट है ये आपकी हो गई फिक्स्ड और रेड वाली है मूवेबल। ठीक है, इसमें वाइट डिस्टेंस तक, वाइट थिकनेस का, सिंपल मान लिया वाइट थिकनेस का फ्लूइड क्या क्या भरा हुआ है। अब इसके जो पहली जो जो रेड कलर की है इस पर मैंने फोर्स लगाया, ये वी वेलोसिटी से ये प्लेट मूव कर रही है। जैसे ही मूव करा तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जनरेट क्या हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आने लगा। मैंने देखा, जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिखी, हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग मिलती हुई। ठीक है, और जो प्रोफाइल बनी वो कैसी बनी, पैराबोलिक। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे इसको लीनियर करना है। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई ये जो पैराबोलिक है कब तक लीनियर रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी ग्राफ बनाएंगे वो भाई बनेगा तो लीनियर से स्टार्ट होके कुछ ना कुछ थिकनेस तक वो लीनियर रहेगा, उसके बाद वो पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी कर्व का हम देखते हैं या स्लोप निकालना हो या किसी कर्व में हमें ये देखना होगा कि ये कर्व लीनियर कब तक है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसी कर्व पे हम लोग डाल देते हैं टेंजेंट। क्या डालते हैं, टेंजेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक डाल दी टेंजेंट। जैसे ही मैंने टेंजेंट डाली तो मुझे टेंजेंट से ये पता चल गया कि भाई एक कुछ हाइट तक की मुझे ये लीनियर दिखा, उसके बाद ये कर्व क्या लगने लगा, पैराबोला बनने लगा। ठीक है, वही मुझे हाइट निकालनी थी, वो हाइट हमें निकालनी थी, वो आपको बताएगा कि हाँ ये जो आपका ग्राफ है ये कब तक की आपका लीनियर रहेगा। तो जैसे देखो यहाँ पर मैंने ये कर्व बनाया हुआ है, ये कर्व में मैंने एक टेंजेंट डाली, टेंजेंट जैसे ही मैंने डाली यहाँ पर, तो देखो मुझे ये वाला थिकनेस जो एच हाइट का जो थिकनेस है यहाँ तक कि हमें दिखा कि कर्व आपका लीनियर था। उसके बाद आपका कर्व कैसा बनने लगा भाई, कर्व आपका पैराबोला बनने लगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये एच हाइट निकाल ली। अब मुझे पता चल गया कि ये एच हाइट तक लीनियर था, उसके बाद ये कैसा हो गया, पैराबोलिक। अब देखो बात आती है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये मैंने टेंजेंट बनाई है, अब तो ये ग्राफ तो ये पूरा बन गया। भाई देखो हमें ये वाला पोर्शन नहीं लेना है जो रेड वाला है। ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर हमें स्टडी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये आपका आउटसाइड प्रोफाइल है और हमें कभी भी स्टडी आउटसाइड प्रोफाइल पर नहीं करनी है, क्योंकि हमें इन द प्रोफाइल स्टडी करनी है। क्योंकि आउटसाइड प्रोफाइल पे स्टडी करेंगे तो वो हमारी स्टडी रॉन्ग होगी और हमारे आंसर भी रॉन्ग आएंगे। ओके, इसीलिए हमें जो भी करना है वो वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर ही करना है। अब वो वेलोसिटी प्रोफाइल चाहे आपकी पैराबोलिक हो चाहे लीनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमें वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर ही अपनी स्टडी करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से अपना मैंने ये वाला टर्म क्या हुआ, मैंने देख लिया कि लीनियर बना है। जब मैंने इसको थोड़ा सा, अभी और मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने यहाँ दिखाया मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ आपके बिल्कुल लीनियर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब आपने मैथमेटिक्स के हिसाब से जानते हो कि लीनियर अगर कोई ग्राफ देगा इसका मतलब उसका स्लोप हर एक पॉइंट पर सेम है, स्लोप उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। ठीक है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब देखो अगर मान लो मेरा ये वाई एक्सिस है, ये यू एक्सिस है। ठीक है, इस पे ये लाइन है, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी यू आएगा, डी वाई अपॉन डी यू आएगा। तो यही तो स्लोप होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर रख लेते हैं ब्लू। ठीक है, एक मिनट हो गया, डन। हाँ, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू, इसको मैं 1/स्लोप भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी तो स्लोप ही है। कर सकता हूँ भाई कि नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इसकी बात यहाँ करेंगे आगे। देखिए देखिए, अब यहाँ पर मैंने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल वो लीनियरली बिहेव कर रहा है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालोगे इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो उसका शीयर स्ट्रेस भी कांस्टेंट होगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों आगे वाले पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी अगर यहाँ की बात करो तो यहाँ देखो इस कर्व में यहाँ पर स्लोप अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर स्लोप कुछ ऐसा होगा, इसका स्लोप निकालूं तो कुछ अलग होगा। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट पे स्लोप निकाला, हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा लिख रहा है, अलग अलग स्लोप दिख रहा है। तो भाई लीनियर प्रोफाइल पे याद रखना, लीनियर प्रोफाइल पे आप
आपका स्लोप चेंज नहीं होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हर एक पॉइंट पे अगर स्लोप सेम होगा तो हर एक पॉइंट पे आपका शेयर स्ट्रेस सेम होगा। दैट्स वाई हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं, जब भी हम फॉर्मूला लगाते थे टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वहाँ पर वी अपॉन एच लगाते थे, उसके बाद हम लोग वहाँ पर टाउ सब में सेम रखते थे क्योंकि सेम आता ही था, ठीक है। अभी देख मिनट, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और, अभी देखियो भाई, अगर मान लो मेरा y का प्रोफाइल, मान लो मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ भी हुआ, मान लेते हैं पैराबोलिक, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा दे रखा है एक वेलोसिटी फॉर्म, मैंने एक जनरल ले लिया, वाई यू इज इक्वल टू 3/4 y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक पैराबोलिक मैंने इक्वेशन ले ली। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहाँ पर यू जो फंक्शन है वाई स्क्वायर का, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा भाई। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू पता चलेगी, और डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है, 3/y माइनस का 3/4 माइनस का 2y, ठीक है। यहाँ देखो, अगर डी यू अपॉन डी वाई का फंक्शन किसका है, वाई के बराबर है, और टाउ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है, तो यहाँ इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि टाउ जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, सिर्फ वो सिर्फ वाई का। मतलब टाउ का जो ग्राफ बनेगा या शेयर स्ट्रेस का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो हम लोग ये आगे डिस्कस करेंगे कि जो आपका शेयर स्ट्रेस का जो प्रोफाइल बनता है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वेलोसिटी का जो प्रोफाइल बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अब एक बात और, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ताकि यहाँ से अच्छे समझाऊँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है। अगर पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और फ्लूइड फ्लो होने पर अगर मैं उसका वेलोसिटी प्रोफाइल देखूँ तो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, पैराबोला। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों बनता है ये, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, जब हमने यहाँ पर सरफेस पे जब हम फ्लूइड फ्लो कराया था तो ये डायग्राम इस तरह बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सरफेस थी। इस फ्लूइड के चारों तरफ सरफेस, तो चारों तरफ से ही ये डायग्राम बनेंगे, आपके पैराबोला शो करेगा, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर इसका ये डायग्राम बनेगा, और ये जो वेलोसिटी बनाएगा ये क्या है, सेंटर वेलोसिटी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको पता है ये वाला टर्म होता है, ये कौन सी वेलोसिटी होती थी, मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे धीरे धीरे हमारे जो अट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, कम होता है, उतनी ज़्यादा यहाँ पर वेलोसिटी होगा, और शियर स्ट्रेस वहाँ पर क्या होने लगेगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, ठीक है। अगर यही बात मैं शियर स्ट्रेस की बनाऊँ तो शियर स्ट्रेस होगा जहाँ पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी वहाँ शियर स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम होगा, और जहाँ पर वेलोसिटी यहाँ जीरो होती है वहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसका ग्राफ देखो तो इस तरह से बनेगा, ये लीनियर ये बनता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पाइप के केस में है, ठीक है। हमेशा इस तरह का दिमाग में मत लाइए सही इस तरह पाइप में क्यों नहीं बनता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर पूरे सर्कमफ्रेंस पे सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। समझिए भाई बात को। चलिए अब बैक पीछे आते हैं एक बार वैसे। देखिए हाँ, अब यहाँ पर मैंने बात कर ली कि आपका जो शियर स्ट्रेस का जो प्रोफाइल होगा कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि स्मॉल h हाइट तक की ये क्या बना, ग्राफ लीनियर था, उसके बाद कैसा होने लगा, कर्व होने लगा, मतलब पैराबोला होने लगा, ठीक है। और लीनियर तक की उसका स्लोप चेंज नहीं होता, तो उसके बाद उसका स्लोप भी चेंज होने लगता है। अब मुझे ये इसी के हिसाब से न्यूटन लॉ निकालना है, लीनियर h के हिसाब से है तो लेस के हिसाब से मुझे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने एक जनरल इक्वेशन ले ली लीनियर की, कि मैंने ले लिया u इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन होगी, वैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन हो गई, ठीक है। वहां पे m और c क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ पे a और b भी कांस्टेंट है। अब दो कांस्टेंट है तो मुझे दो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो पहली कंडीशन मैंने लगाया कि जब y की वैल्यू जीरो थी, मतलब y की वैल्यू जीरो कहाँ थी, यहाँ पर, अगर ये मैंने मान लिया y की एक्सिस और ये मैंने मान लिया u की एक्सिस, तो y की वैल्यू जब जीरो थी तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन थी, ये प्लेट में फिक्स थी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इनकी वैल्यू y की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, जीरो। ये पहला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या रखेंगे, जब आपका y की वैल्यू h पे हो गई, मतलब कि हाइट कुछ हो गई, और वहां पर v u क्या था, u आपका u1 था, वहां फॉर्मूले डायग्राम में u1 देखा तो उसको आप u1 ही लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। u1 हो गया। यहां से जब ये कंडीशन रखा तो यहां से आपको रिलेशन b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू आ गई u1 अपॉन एच, ये इसको आप u1 ही मानिएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू u1 अपॉन एच। अब यहां से a और b की वैल्यू पुरानी इक्वेशन जो हमारी जो नंबर वन इक्वेशन वन थी उसमें हमने पुट किया, तो यहां से रिलेशन मिल गया u इज इक्वल टू u1 अपॉन एच इंटू वाई। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये आता है du अपॉन डी वाई इक्वल टू u1 अपॉन एच, ये आ गया आपका u1 अपॉन एच, या v भी बोल सकते हो, v कॉरस्पॉन्डिंग है v अपॉन एच, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी अपॉन डी वाई के,
ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, और डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है, वी बाई एच। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टाउ इक्वल टू म्यू वी बाई एच या यू वन बाई एच। आप एक बात समझो, ये एच क्या है, सॉरी, ये एच क्या है भाई, ये एच आपका सबसे मिनिमम है। तो इसका मतलब कि लीनियराइजेशन जो न्यूटन्स लॉ का होगा तभी वैलिड होगा जब उसकी थिकनेस जो होगी वो बहुत ही कम होगी। मतलब थिकनेस जब बहुत कम होगी, मतलब एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमएम में होनी चाहिए। और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये एक्चुअली में आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। क्यों, देखो भाई, ये सरफेस से यहाँ तक की वेलोसिटी, ये इन्हीं दोनों का रिलेटिव तो आया है। यहाँ पर पहले जीरो थी, अब यहाँ पे क्या होगी, वी हो गई। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस जीरो का कॉन्सेप्ट ही लगा हुआ है। ओके, समझ में आ गया। तो ये वैलिड कब रहेगा, ये वैलिड है स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो अब बात समझो कि जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो हम लोग लीनियर प्रोफाइल के बारे में स्टडी करते थे, वो एक्चुअली में इसी को लेके स्टडी करते थे। हम लोग जो हाइट लेते थे वो बहुत ही मिनिमम मान के करते थे। वहाँ पे एक्चुअली हमने ये नहीं कहा था कि हाइट बहुत मिनिमम है, लेकिन अब हमने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, वहाँ पे जो एच थिकनेस होती थी वो काफ़ी कम होगी, तभी ये वैलिडिटी होगी। नहीं तो उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद देखो आपका कंडीशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, पहले ये समझो। देखो, पहला पॉइंट कि हम लोग लीनियराइजेशन करने में फ़ायदा क्या है। देखो, अगर मान लो कोई ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये फिक्स है और ये मूव कर रही है, बात समझना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे, अगर मैंने यहाँ पे, ये लीनियर प्रोफाइल है, ठीक है। लीनियर प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ समझो, लीनियर प्रोफाइल का मतलब हुआ कि जो आपका डी यू अपॉन डी वाई है, डी यू अपॉन डी वाई, या फिर इसको मैं सीधा बोल सकता हूँ डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा। रहेगा कि नहीं कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब स्लोप इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा। अब एक बात और समझो, आपको पता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका है टाउ इज इक्वल टू म्यू अपॉन स्लोप, यही तो है भाई। क्योंकि अगर मान लो ये आपकी एक्सिस वाई है, ये आपकी यू है, और ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई, इस लाइन का स्लोप यही तो निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू एम, और यहाँ से आप निकालोगे तो ये स्लोप निकलेगा डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या था, डी यू अपॉन डी वाई, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा वन बाई स्लोप, ठीक है। अब बात समझो, जब स्लोप उसका चेंज नहीं होगा, लीनियर स्लोप चेंज नहीं होगा, विस्कोसिटी तो कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा पूरा टर्म आपको क्या देगा, कांस्टेंट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, वहाँ स्लोप अगर कांस्टेंट तो शियर स्ट्रेस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर शियर स्ट्रेस आपका कांस्टेंट रहता है, तो हमने जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था कि ये जो आपका प्लेट है, प्लेट ये वाली मूव कर रही है, तो अगर मुझे मान लो टॉप सरफेस पे या फिर बॉटम सरफेस पे अगर मुझे फोर्स निकालना होगा, तो मुझे पता है कि हर एक पॉइंट पे, कहीं पे भी मुझे अगर फोर्स निकालना होगा, तो मुझे पता है हर एक पॉइंट पर क्या स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का कांस्टेंट है। तो शियर स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको खाली बस एरिया चेंज करना है, आप कहीं पे भी इसका फोर्स निकाल सकते हो बॉटम पर, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, कहीं पे भी, खाली उसके हिसाब से एरिया रखना है, उस प्लेट के हिसाब से एरिया रखना है, वहाँ का आप कहीं पे भी आपका फोर्स निकाल सकते हो। इसी वजह से लीनियराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत ही ईजिली हो जाता है हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, क्योंकि शेयर स्ट्रेस हर जगह क्या है आपका, लगभग सेम है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका अगर ग्राफ देंगे तो इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। बात समझे, ये पहला केस था कि हमें शेयर स्ट्रेस सब में कॉमन होगा, ठीक है, सब में कॉमन होगा, इक्वल होगा, हर एक पॉइंट पे निकालने में इजी रहेगा, हम फोर्स कहीं पे किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगर आप बात समझो, अगर मेरा ये ग्राफ होता इस तरह का, अगर उन्होंने प्रोफाइल दे रखी है, जब, हाँ एक बात और, अगर आपके क्वेश्चन में प्रोफाइल गिवन ना हो, तो आप लीनियर मान के ही हमेशा सॉल्व करेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो आप, अगर उन्होंने बोल दिया है कि नहीं आपका जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह है, मान लो यह दे दिया 3/4 y माइनस का वाई स्क्वायर, इस तरह उन्होंने क्वेश्चन में गिवन हो, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन में वो जनरली आपको लीनियर प्रोफाइल बहुत कम देखने को मिलेगी, वो बता देंगे कि इस प्रोफाइल से सॉल्व कीजिए, ये प्रोफाइल हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोफाइल के हिसाब से आपको वो बोलेंगे शियर स्ट्रेस निकालो, क्योंकि इस प्रोफाइल के हिसाब से शियर स्ट्रेस, तो भाई अगर आप कहीं पे देखो शियर स्ट्रेस नहीं चेंज है, क्योंकि यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, हर जगह का स्लोप अलग है, तो आपका टाउ भी अलग अलग होगा। इसका मतलब वो एक पॉइंट देंगे, बोलेंगे यहाँ से वाई थिकनेस पे आप मुझे स्लोप निकाल के, यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकाल के दिखाओ, या फिर फोर्स निकाल के दिखाओ वाई थिकनेस पे। तो आपको इस पॉइंट के हिसाब से टाउ निकालना पड़ेगा,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप टाउ खाली निकाल के सब में सेम होगा, सब में सेम नहीं होगा, सब में सेम जब भी होगा जब आपकी ये प्रोफाइल क्या होगी, लीनियर होगी। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियरेशन हम लोग क्यों करते हैं। ओके, एक बात और याद रखना कि लीनियर प्रोफाइल में विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बात ये भी समझना, लीनियर प्रोफाइल में विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि आपका स्लोप चेंज नहीं होगा, आपका शेयर स्ट्रेस कोई चेंज नहीं होगा उस पर। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आया वो क्यों चेंज होगा। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, लीनियर प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई हमारी स्टडी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था आपका लीनियरेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसी पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अभी तक जितना हो गया उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ आपके होंगे न्यूमेरिकल। तो मैं 3-4 लगभग 5 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ले लेंगे उसके बाद, और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक बात और, आपको मैंने पाइप बता दे प्रोफाइल कैसा होता है। अगर पाइप में जीरो विस्कोसिटी मतलब आइडियल फ्लूइड है तब तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा वेलोसिटी प्रोफाइल का। अगर उसमें हल्का सा विस्कोसिटी है तो उसके प्रोफाइल कुछ इस तरह बनेगी। अगर उसमें बहुत ज़्यादा तो उसका कर्व और स्टीव हो जाएगा, जितने ज़्यादा हाई विस्कस उसका स्टीव है क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस होगा तो ये इसके फ्लो को बहुत रोकने की कोशिश करेगा, तो हमारा कुछ इस तरह का शेप आएगा। ओके, तो ये मैं बाद में आपको बाउंड्री ले में ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, बात आती है अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपर प्लेट मूव कर रही थी। अगर मान लो दोनों प्लेट मूव कर रही हैं, दोनों प्लेट आपने आपने देखा होगा, दोनों प्लेट अगर मैं मूव कराऊं तो मतलब कि ऊपर की भी और नीचे की भी, तो देखो दोनों मूव कराने के दो कंडीशन हो सकते हैं। जब दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन पे मूव करेंगी, और दूसरा जब एक प्लेट दूसरी डायरेक्शन पर, दूसरी प्लेट दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट टू द। ठीक है, तो अगर पहला केस लेते हैं, अगर दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं तो देखो ये U1 U2 इस डायरेक्शन पे, U1 इस डायरेक्शन पे, दोनों की तरफ अपोजिट एक रेजिस्टेंस लगेगा जो टाउ इस तरफ लगेगा। ठीक है, यहां से देखो ये क्या है, मैंने बताया था ये वाला जो टर्म है ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो भाई देखिए, मान लेते हैं हमारी जो U2 वो ग्रेटर देन, ये पहले वाली जो प्लेट है ये ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है और ये कम के, तो मैंने मान लिया कि U2 इज ग्रेटर देन U1। ठीक है, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, अगर दो सेम डायरेक्शन पे कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों का डिफरेंस ही होता है भाई। तो यहाँ पे मैं जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा क्या निकालूंगा, U2 माइनस का U1 अपॉन H, और H क्या है, इन दोनों के बीच के क्या है, डिस्टेंस। अब बात ये आती है, ये भाई मैंने लीनियराइज लगाया है, मैंने बोला है कि H बहुत ही छोटा है इसलिए मैं डायरेक्टली लीनियर लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए भाई। यहाँ पे देखो दूसरा में क्या है कि जब दोनों प्लेट मूव करें अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन पे आपको पता है कि कोई दो बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सेम होगा, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से आप लोग एक्चुअली में ये याद करके रखो, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको चल जाएगा अगर कोई भी बॉडी यहां से कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी उसकी वेलोसिटी जीरो देना, उसी तरह आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो U1 मूव नहीं करा तो U1 यहाँ जीरो को देखो वही एग्जांपल आ जाएगा म्यू U2 अपॉन H जो भी हमने पहले समझाया था। ओके, यहाँ पर देखो अगर इस ऊपर वाली वेलोसिटी को आप जीरो रख दिए तो ऊपर वाली वेलोसिटी को आप यहाँ पर जीरो पुट कर देना। ठीक है, जो भी आपकी वेलोसिटी नहीं गिवन है उसको मतलब स्टेशनरी दे रखा हो तो उसको जीरो रखिए, बाकी आप रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और आप अपने दिमाग में रिलेटिव वेलोसिटी है और नीचे ये जो होता है ये भी रिलेटिव थिकनेस होता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई डेटम से ही तो हाइट ली है। तो अगर डेटम से हाइट लिए तो यहाँ से हो जाएगा ये जीरो, और इस सेकंड पॉइंट पर बोल गया ये यहाँ पे H पे पहुंच गया तो H माइनस जीरो, ये भी कर सकते हो। इसका भी कॉन्सेप्ट आगे भी एक क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैंने बता दी यहाँ पर भी रिलेटिव हाइट लेना और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। ओके, सो यहाँ तक कि आपका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लीनियराइजेशन। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया कि हाँ लीनियर हम लोग क्यों करते थे, हम लोग क्यों टाउ इज इक्वल टू यू डी वाई हर जगह यूज कर सकते हैं। एक बात और, आप टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई हाई प्रोफाइल के लिए यूज कर सकते हो, हाई प्रोफाइल के लिए यूज कर सकते हो बस। इसलिए वहां पर लीनियराइजेशन में जब हम लोग करेंगे तो वहां पर टाउ आपका चेंज नहीं होगा, विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, स्लोप उसका चेंज नहीं होगा। लेकिन जब नॉन लीनियर होगा तो वहां पर टाउ आपका हर एक पॉइंट पे बदलता रहेगा, और टाउ हर एक पॉइंट पे बदलेगा तो आपका म्यू भी हर एक पॉइंट पे बदलता रहेगा, आपको पता चलेगा। एक बात और, ये अपने दिमाग में मत रखिएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर बेस में वो अलग कंडीशन है। मैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूँ विस्कोसिटी की। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, कैन वी सिट और वॉक ऑन फ्लूइड, क्या हम फ्लूइड पर चल सकते हैं और बैठ सकते हैं।
तो इसका आंसर है यस, हम लोग ज़रूर उस पर चल सकते हो, बैठ भी सकते हैं। तो अब फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि कैसे, तो इसका आंसर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें आपको इसका आंसर 110% मिलेगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छे समझोगे कि हाँ ऐसा ये आप घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अभी तक हम लोग सिर्फ फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में बहुत सारे फ्लूइड्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो मैंने क्लासिफाई किया हुआ है वो है आपका दो तरह। पहले तो फ्लूइड आपको पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स देखने को मिलेंगे, एक होता है आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है रियल फ्लूइड। ठीक है, अब बात आती है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखिए आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करता है। ठीक है, जो फ्लूइड ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो इनकम्प्रेसिबल अगर होगा तो आइडियल कंडीशन, तो आइडियल फ्लूइड हो सकता है। इनविस्कस हुआ तो हो सकता है, इरोटेशन हुआ तो हो सकता है, नो सरफेस टेंशन। मतलब ये सेवरल प्रॉपर्टीज आपको आइडियल फ्लूइड में हमेशा देखने को मिलेंगी। इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर चेंज हुई तो वो आपका रियल बन जाएगा। और इसीलिए ऐसी कोई भी फ्लूइड पूरे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता जो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, इसीलिए ये आपका जो है आइडियल फ्लूइड है, इसको इमेजिनरी फ्लूइड बोलते हैं। ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसमें आपकी विस्कोसिटी जीरो हो। ठीक है, ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जो कुछ ना कुछ कंप्रेस जरूर होगा। ठीक है, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं जिसमें टर्बुलेंसी ना हो। ठीक है, हम लोग टर्बुलेंसी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ बिल्कुल ही स्मूथ कर दे फ्लूइड में, क्योंकि ठीक है, और ऐसा कोई फ्लूइड नहीं जिस पर सरफेस टेंशन ना हो। ठीक है, तो इस तरह के फ्लूइड आपके जनरली इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी नहीं है जनरली। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा गया है कि सरफेस टेंशन, आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन उसका जीरो होता है। ठीक है, याद रखिए बिल्कुल दिमाग में कि आइडियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। और आइडियल फ्लूइड आपका कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। आइडियल फ्लूइड आपका क्या होता है, इनविस्कस होता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, ये याद रखिएगा पहला आइडियल के। ठीक है, दूसरा आता है रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड में क्या है, रियल फ्लूइड में जिस फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो रही हो, कांस्टेंट ना हो, या जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी, सिंपल सी बात, विस्कोसिटी जीरो ना हो, विस्कोसिटी उसकी क्या हो, जीरो से ज़्यादा हो भाई। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड आपका क्या है, टर्बुलेंसी हो, रोटेशनल हो, और फ्लूइड के पास क्या है, सरफेस टेंशन कुछ ना कुछ हो। तो इस तरह के फ्लूइड क्या होता है, रियल। और यही आपके एक्चुअल प्रैक्टिस में जो फ्लूइड होते हैं यही होते हैं रियल फ्लूइड। ठीक है, जैसे आपको वाटर हो गया, एयर हो गया, कैरोसिन हो गया, ऑयल्स हो गए, ये सारे सब क्या है, रियल फ्लूइड है। ओके, अब रियल फ्लूइड में भी मैंने दो तरह के उसको क्लासीफाई किया है। पहला होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये रियल फ्लूइड के ही पार्ट है। ठीक है, रियल फ्लूइड के ही पार्ट है, क्योंकि यही आपके ये जन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। आइडियल फ्लूइड तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि ये जो है ये लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या शो करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। मतलब यहाँ जो होगा वो टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई को सेटिस्फाई करते हैं ये फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया है और बहुत सारे पीएसयूज में पूछा गया है। इसमें एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल वाटर, एयर, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। आप एग्जांपल भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जांपल भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा एग्जांपल न्यूटोनियन फ्लूइड का है। ओके, तो अब बात आती है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा बहुत लार्ज टाइप है, बहुत बड़ा टाइप है ये, कि इसमें हम लोग बहुत सारे फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे कि अलग अलग फ्लूइड जो आपको लगेगा भी नहीं तो वो भी एज अ फ्लूइड की तरह काम करेगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। अब जो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर जो होता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस लॉ यहाँ पे ये लॉ लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर जब न्यूटन लॉ ऑफ लगा नहीं सकते तो यहाँ कोई और दूसरा लॉ लगेगा, वो देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल होते हैं जैसे प्लास्टर हो गया, केचप हो गया, आपकी क्रीम हो गई, स्लरीज होगी, पेस्ट हो गए। ठीक है, स्लरी स्लरी मड हो गया, ये सारे सारे एग्जांपल है न्यूटोनियन फ्लूइड के। ओके, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड तो हमने देख लिया, जो जो आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है हमने देख भी लिया, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में भी सीख लिया था। अभी उसके थोड़ी देर पहले लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी सीखा था। इसमें हम लोग बात करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होता है।
ठीक है, इसकी विस्कोसिटी क्या कैसी होती है, क्या चेंज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म आता है रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। रियोलॉजी का मतलब होता है, देखो रियोलॉजी जो टर्म बना है वो नाम है रियो प्लस का लॉजी, ठीक है। रियो का मतलब होता है फ्लो और लॉजी का मतलब स्टडी। तो देखो रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड जब भी होगा, ये क्या होगा, ये ब्रांच है साइंस की, इनमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के स्टडी करेंगे, ठीक है। कैसी फ्लो की स्टडी करेंगे और किसकी बेसिस पे, ऑन देयर फ्लो बिहेवियर पे जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। एक्चुअली यहाँ नॉन न्यूटोनियन लिखा है, ये एक्चुअली किसी भी फ्लूइड के लिए अगर हम फ्लो की स्टडी करते हैं तो वो रियोलॉजी कहलाती है। बट हमने न्यूटोनियन फ्लूइड की रियोलॉजी देख ली थी कि वो न्यूटन लॉ सेटिस्फाई, यहाँ पर हम लोग नॉन न्यूटोनियन की, इसीलिए मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन कर दी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, ठीक है। तो जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करेंगे, कौन किसके बेसिस पे, फ्लो के बेसिस पे, तो वो कहलाता है रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। अब आपको पता है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड लीनियर रिलेशनशिप तो शो नहीं करता, तो इस यहाँ कोई ना कोई लॉ होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप शो करता है वो होता है पावर लॉ। क्या होता है भाई, पावर लॉ। इसको दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑस्टवाल्ड डी, ठीक है, ऑस्टवाल्ड डी, इन्होंने दिया था, पूरा नाम वेल था, ठीक है। ऑस्टवाल्ड डी वेले ने इनके इसका कॉन्सेप्ट दिया था पावर लॉ का। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए था, जिसमें आपका नॉन लीनियर रिलेशनशिप आपका एक इक्वेशन मिलता था, किसमें, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन में। तो ये है आपका पावर लॉ। यहाँ पर क्या है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस का बी, ठीक है। ये एक तरह का नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर लॉ। यहाँ पर टाउ टाउ क्या है, टाउ है आपका शियर स्ट्रेस, ए और ए है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बी जो है, बी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, यील्ड शियर स्ट्रेस। इसका भी बात बताएंगे क्या होगा, काम बताते हैं क्या है। एन जो होता है वो होता है आपका फ्लो बिहेवियर, मतलब ये जो एन है यही बताएगा बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और जो ए है वो फ्लो बिहेविंग में इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है फ्लूइड की, ये आपको ये कांस्टेंट आपको देगा। और डी यू अपॉन डी वाई तो आपको पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो ये कैसा है रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ, एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखो ये वही बन जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही बन जाएगा, ठीक है। क्या लीनियर रिलेशनशिप नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करेंगे तो एन की वैल्यू 1 नहीं होगी, एन की वैल्यू 1 नहीं हो, क्योंकि ये तो लीनियर फिर शो करने लगेगा, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें बात करनी है एन की वैल्यू 1 नहीं होगी, मतलब या तो एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या एन की वैल्यू 1 से कम होगी। इन्हीं दो कंडीशन के हिसाब से हमें अलग अलग फ्लूइड डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या किया मैंने, यहाँ से अगर डी यू अपॉन डी वाई को मैं बाहर निकाल, अभी 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ से बी हटा दिया था, यील्ड स्ट्रेस अभी हटा दिया, अभी इसका कोई काम नहीं, इसीलिए उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। अभी बात करते हैं, आप रुको, इसका काम क्या, पहले ये भी समझ लो। आपने देखा होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर मैं आपसे ग्राफ बनाने को बोलूँ तो ये गाय है, ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस एक्स है। इस पे अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाओ तो आप कुछ इस तरह बनाओगे। और ये क्या है, ये डिस्टेंस है सी। अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट सी देखा तो आप इसको ओरिजिन से ना बना के इसको सी हाइट पे वाई एक्सिस पे ऐड करोगे, क्योंकि ये वाई में एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी है, ये वाई हो गया मान लो, ये हो गया एम एक्स और ये हो गया सी, ठीक है। तो ये जो बी का काम है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली में यील्ड स्ट्रेस है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा अगर उसमें कुछ ना कुछ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लाने के लिए। तो इसीलिए अभी मैंने इसको यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है इसको मैं 0 रख रहा हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में डी यू अपॉन डी वाई को बाहर लेता हूँ तो मैं बचेगा क्या, ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन माइनस 1 और डी यू अपॉन डी वाई। अगर मैं ध्यान देखो अपना न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से इसको कंपेयर करवाऊँ तो ये टर्म पूरा पूरा देखो, एक आपको क्या देता था, ये वाला तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, और ये टर्म आपको क्या देता था, एक विस्कोसिटी देता था वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो विस्कोसिटी मिलेगी इसको ये मिलेगी म्यू अपेरेंट विस्कोसिटी, ठीक है। अपेरेंट का मतलब हिंदी में होता है आभासी या फिर सीडो जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, सीडो विस्कोसिटी, म्यू अपेरेंट। तो यहां से जो मुझे नया मिल गया इक्वेशन मिली, टाउ इज इक्वल टू म्यू अपेरेंट, ठीक है, इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब बात आती यही जो असली खेल है वो म्यू अपेरेंट का ही है। म्यू अपेरेंट का मतलब क्या होता है, म्यू अपेरेंट मतलब अपेरेंट विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि विस्कोसिटी आप चेंज हो रही है थ्रू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे जैसे उसका डिफॉर्मेशन फ्लूइड का हुआ है वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी क्या हुई, हर एक पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। दैट्स वाई यहाँ मैंने लिखा है म्यू अपेरेंट।
याद रखो, ध्यान रखो, न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू अपैरेंट कांस्टेंट रहता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू अपैरेंट कांस्टेंट नहीं रहता, डिफॉर्मेशन के थ्रू ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इसीलिए वहां पर जब हम पढ़ते थे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू लिखते थे सिर्फ और डी अपॉन डी वाई, क्योंकि इसका मतलब ये कांस्टेंट है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ये कांस्टेंट नहीं होता, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के थ्रू ये चेंज होता रहता है। ठीक है, बात याद रखा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डी यू अपॉन डी वाई एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ एन और ए पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझे, समझ गए। अब देखो मैंने बताया था यहाँ एन की वैल्यू या तो एक से ज्यादा हो सकती है या एक से कम हो सकती है। तो अब देखते हैं अलग अलग कैसे कैसे कंडीशन बनती है, आगे कौन कौन से फ्लूइड बनते हैं। तो देखो मैंने यहाँ वही लिखा है, अपैरेंट विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ये रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो रियोलॉजी फ्लूइड में जो अपैरेंट विस्कोसिटी है, इसी पे फ्लूइड आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड बनेंगे कि किस पे क्या डिपेंड कर रहा है। तो देखो अगर अपैरेंट विस्कोसिटी सी वो सी वेलोसिटी ग्रेडियंट का फंक्शन होगा, अपैरेंट वेलोसिटी अगर सिर्फ वो सॉरी अपैरेंट विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट का ही फंक्शन होगा, या फिर आपका वेलोसिटी के ग्रेडियंट के साथ साथ टाइम का फंक्शन होगा, तो ये और भी और अलग अलग क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। पहला, अगर ये टाइम पे इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ वो सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट पे ही बेस्ड होगा, तो यहाँ पर दो तीन तरह के फ्लूइड हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा डाइलेटेंट, दूसरा होगा सीडोप्लास्टिक और तीसरा होगा बिंघम प्लास्टिक। ये तीन तरह के फ्लूइड और देखने को मिलेंगे। और अगर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ दो फ्लूइड हमको और देखने को मिलेंगे जिनका नाम है थीसोटोपिक और रियोपेक्टिक। ये इन दोनों के ही एडवांस वर्जन है, आप समझ जाओ। ठीक है, समझ गए। अब इसमें से पांचों मुझे फ्लूइड देखने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका डाइलेटेंट। ठीक है, डाइलेटेंट यहाँ पे ए है, एल एल ए टी ए एन टी होता है। ठीक है, डाइलेटेंट। तो देखिए डाइलेटेंट फ्लूइड होते हैं क्या है, ये फ्लूइड वो होते हैं, पहली बात तो ये बात समझना कि यहाँ पर कोई भी यील्डिंग स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे कि यील्डिंग स्ट्रेस क्या होता है, अभी जब नया आएगा तो उसमें बताते हैं। देखो ये फ्लूइड वो होता है जब आप किसी फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस देते हो, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। मतलब सिंपल सी बात, किसी फ्लूइड में आप शियर स्ट्रेस दे रहे हो तो उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होने लगेगा और उसके साथ साथ उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी बढ़ने लगेगी। ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड। मतलब कि जिस फ्लूइड में आप शियर स्ट्रेस दे रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं शियर थिकनिंग। देखो विस्कोसिटी बढ़ रही तो मतलब फ्लूइड आपका क्या हो रहा है, थिक होने जा रहा है, इसीलिए इसको शियर थिकनिंग बोलते हैं, मोटा। ठीक है, और इसको नॉन कोलाइडल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होते हैं भाई, जिनमें शियर स्ट्रेस देने पर उसकी विस्कोसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आपको एक बात और बता दूं कि इस तरह का बिहेवियर आपको प्योर मटेरियल में नहीं देखने को मिलेगा, आपको सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा दिखेगा। सस्पेंशन आप जानते हैं क्या भाई, जब सिंपल सी बात है, आप वाटर ले लिए, वाटर में शुगर डाल ली तो वो सस्पेंशन बन जाता। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं पावर लॉ से निकालूं, तो पावर लॉ से यहाँ पे क्या है, विस्कोसिटी बढ़ रही, जब आप उसका क्या है शियर स्ट्रेस दे रहे हो तो टाउ डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू बढ़ रही है और म्यू अपैरेंट बढ़ रहा है। अब अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब n माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो n इज इक्वल टू वन, सॉरी n इज ग्रेटर देन वन। मतलब कि यहाँ पर याद रख लो, यहाँ पर पावर लॉ लगाना है तो n की वैल्यू ग्रेटर देन वन होनी चाहिए और बीटा इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी यील्डिंग स्ट्रेस मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा केस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कौन कौन से डाइलेटेंट फ्लूइड होते हैं, तो ऐसा केस आपको हनी में देखने को मिलेगा, शुगर सोल्यूशन में, बटर सोल्यूशन में देखेगा, क्विक सैंड में देखने को मिलेगा, नॉन कोलाइडल में देखने को मिलेगा। अब मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा, अगर कभी आपने समुद्र के किनारे देखिए, तो समुद्र के किनारे जो सैंड, जो गीली सैंड होती है, ठीक है, समझ गए भाई, जो आपकी गीली जो बालू होती है, उस पे आप क्या है, अगर आप तेजी से दौड़ते हैं, अगर आप तेजी से दौड़ते हैं तो आप ऐसा फील करोगे कि आप किसी सॉलिड सरफेस पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ थोड़ी देर खड़े रहिए, अगर आप थोड़ी देर खड़े रहिए तो आप लगेगा कि आप सिंक करने लगे, आपका पैर उस बालू के अंदर क्या लगेगा भाई, घुसने लगेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन, वो जो फ्लूइड होता है वो डाइलेटेंट, क्यों, क्योंकि जब आप उस पर तेजी से दौड़ रहे थे तो आप शेयर स्ट्रेस अच्छे से अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ विस्कोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इस वजह से आप क्या है, अच्छे से मूव कर पा रहे थे। इसीलिए मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था वो यही था कि क्या हम फ्लूइड पे चल सकते हैं या बैठ सकते हैं। हाँ, तो जरूर बैठ सकते हैं अगर आप बहुत तेजी से उस पर चलें किसी फ्लूइड पे। जो आपका जो फ्लूइड जो मैंने वहाँ दिखाया था व्हाइट कलर का, वो क्या था, वो कॉर्न स्टार्च प्लस वाटर का मिक्सचर था। इनको मिक्स करिए तो ये डाइलेटेंट फ्लूइड ही बनेगा आपका।
ठीक है, आप इस पर आराम से इजीली से चल सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आप अगर वहाँ खड़े रहेंगे तो आप जो बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी आपको फोर्स लगेगा तो आप क्या है फ्लूइड में सिंक करेंगे करेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखिए, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन देखिए, अगर शुगर का सोल्यूशन बना हुआ है, आप उसको चलाते हुए आप सी एस टी अप्लाई करते थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होगा, वो थिक होने लगेगा, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई ये सारे फ्लूइड क्या कहलाते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट आता है सूडो प्लास्टिक। ठीक है, क्या आता है, सीडो प्लास्टिक। तो देखिए इस फ्लूइड इस ये क्या है, ये डाइलेटेंट का उल्टा है। कैसा है, डाइलेटेंट का उल्टा है। डाइलेटेंट में क्या था, विस्कोसिटी बढ़ रही थी जब shear stress दे रहे थे, यहाँ पर विस्कोसिटी घटेगी जब shear stress दे रहे हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी घटेगी, तो यहाँ लिखा है विस्कोसिटी डिक्रीज विद द रेट ऑफ shear strain। ठीक है, और इसको इसीलिए बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ थिक होगा तो यहाँ कैसा होगा, थिन होगा, तो इसको shear थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं या कोलाइडल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पावर लॉ से अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू कोई टर्म नहीं, बीटा यहाँ जीरो, क्योंकि कोई भी मैंने स्टार्टिंग में एलडी की स्ट्रेस नहीं देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी यू अपॉन डी वाई आपका घटेगा, और अगर घटेगा तो n माइनस वन की वैल्यू जीरो से कम होगी और n की वैल्यू एक से कम होगी। तो यहाँ याद रखिएगा n की वैल्यू एक से कम होती है और बीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका shear stress देने में विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, मिल्क में देखने को मिलेगा, पॉलीमर सोल्यूशन हो गए, आपकी नेल पॉलिश हो गया, ये स्पेशल केस है, केचप हो गया, पेंट हो गया, विप्ड क्रीम हो गया। विप्ड क्रीम आप समझ लो, जो आपका मिल्क से जो क्रीम निकलती है उसी को बोल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ब्लड क्या है, ब्लड को थोड़ी देर आप अगर कहीं पर सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर कहीं पे, या फिर सिंपल सी बात है, आप केचप देखिए, आपने कभी प्लेट में केचप लिया हो, जैसे ये मान लीजिए प्लेट है, यहाँ पे केचप पड़ा है, अभी प्लेट आपकी हॉरिजॉन्टल रखी है, आप प्लेट को वर्टिकल करिए तो थोड़ी देर बाद देखिएगा प्लेट का जो केचप है वो धीरे धीरे मूव होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे मूव, क्योंकि जैसे हम शेयर स्ट्रेस है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और क्या होगा, विस्कोसिटी कम होने से वो क्या होगा, मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से मूव करने लगेगा। ये केचप का केस है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसी को बोलते हैं हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक, अब बात यहाँ प्लास्टिक नाम से ही आ रहा होगा कि मैं एक तरह का सॉलिड टर्म याद आ रहा होगा। ठीक है, और बिंघम जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फ्लूइड के बारे में देखा था, स्टडी की थी, इसीलिए इनके नाम पे रखा गया बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, तो इस फ्लूइड में क्या होगा, देखो कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनको फ्लो करने के लिए हमें पहले से उनको पहले यील्डिंग कंडीशन में लाना पड़ता है। यील्डिंग कंडीशन लाने के लिए हमको उनको कुछ यील्ड स्ट्रेस देना पड़ता है, ताकि वहां से वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाए, कि अब हल्का सा हल्का अगर फ्री फोर्स दोगे तो डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे फ्लूइड जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, मतलब कि ये फ्लूइड सब फॉलो करें न्यूटन्स लॉ, न्यूटोनियन फ्लूइड, पावर लॉ को सारे के सारे फ्लूइड फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पर आपको पहले से कुछ ना कुछ यील्डिंग स्ट्रेस देना पड़ेगा। और आपको मैं ये भी बताऊं, ये जो फ्लूइड होते हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन कब, इनिशियल स्टेज में नहीं, इनिशियल के बाद, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो आपको पहले उसमें देना पड़ेगा कुछ ना कुछ यील्डिंग स्ट्रेस। ठीक है, उसके फ्लो को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या है, बिल्कुल इजीली आपका मूव करेगा, बिल्कुल लीनियरली मूव करेगा, न्यूटन्स ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका देखूँ तो यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, आपने टूथपेस्ट देखा होगा, टूथपेस्ट को जब आप पेस्ट बाहर निकालते हैं तो आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सी स्ट्रेस देते हैं, आप स्ट्रेस उसमें देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि फ्लो आपका बहुत इजीली होने लगता है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो आपका क्या होता है, बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, बिंघम प्लास्टिक। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लो के दौरान यहाँ विस्कोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, चाहे आप मिनिमम शियर स्ट्रेस अप्लाई करने पे इतना कुछ होगा। अगर विस्कोसिटी उसकी चेंज नहीं हो तो हम इसको ये बोल सकते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्यों बोल सकते हो वो मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, क्योंकि भाई ये शियर स्ट्रेस थोड़ा देने के बाद ये अप्लाई फॉलो करने लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, इसलिए यहाँ एन की वैल्यू तो वन होगी, लेकिन यहाँ बी आपका क्या जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ यील्डिंग आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू वन हो जाएगी, और म्यू अपेरेंट क्या हो जाएगा, म्यू अपेरेंट आपका हो जाएगा के। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस डी यू अपॉन डी वाई इंटू के। तो देखिए एक तरह का लीनियर रिलेशनशिप को है, लेकिन इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह कुछ बनेगा, और ये जो है ये आपका क्या है, बी। समझिए, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका टूथपेस्ट जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्रीम हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनको हम लोग ग्राफ में कैसे बताते हैं। तो ये ग्राफ है,
ठीक है। अगर ग्राफ देखो तो मैंने दो एक्सिस ले ली, टाउ और डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको देखिए, अगर आइडियल फ्लूइड होता तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या है भाई, जीरो। मतलब उसकी विस्कोसिटी, वहाँ पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी ये आइडियल फ्लूइड होगा। और ये वाली जो इसकी वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल सॉलिड, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉलिड। मतलब क्या, वही आपका रिजिड बॉडी जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, तो ये आपका आइडियल सॉलिड की लाइन होगी, ये होगी आइडियल फ्लूइड की। अब इन्हीं के बीच में सारे फ्लूइड लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें आपका क्या है, लीनियर रिलेशनशिप को कहता है, ये सारे के सारे ओरिजिन से पास हुए, दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं देना पड़ रहा है यील्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पर बीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटोनियन फ्लूइड पे आपको पता है कि एन की वैल्यू 1 रखेंगे और बीटा वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारा न्यूटोनियन वाला ही बन जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड की लाइन हो गई। उसके बाद एन क्या है, एक से कम हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ धीरे धीरे क्या हुआ है भाई, बढ़ते, फिर उसके बाद गिरने लगेगा। यहाँ ग्राफ क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ एन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विस्कोसिटी आपकी बढ़ रही है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जैसे से बढ़ रहा है, और यहाँ विस्कोसिटी क्या है, घट रही है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जैसे से हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिंगम प्लास्टिक में क्या है, ठीक है, ये आइडियल प्लास्टिक के लिए अगर इसी को रियल बोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा आपका फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी, एन की वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा। अभी आइडियल के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ नॉट। ये टाउ नॉट क्या है, वही जो हमने थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस दिया रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं ये ओरिजिन से इसलिए भी पास हुआ, क्योंकि मुझे फ्लो को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस में जरूर देना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। और इन सब में फ्लो को एस्टेब्लिश करेंगे आप, ऐसा नहीं कि पहले से शियर स्ट्रेस, ये सब ओरिजिन से स्टार्ट, जैसे जैसे आप शियर स्ट्रेस देना शुरू करेंगे वैसे से ये फ्लो करना भी शुरू कर देंगे, ओके। तो ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, इसको ग्राफ को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ा था, अब टाइम डिपेंडेंट। देखिए ये एक्चुअली एडवांस वर्जन ही है आपके सीडोप्लास्टिक और डायलेटेंट के, ठीक है। बस क्या होता है, डायलेटेंट क्या है, जब आपका डायलेटेंट और सीडोप्लास्टिक जब टाइम पे भी डिपेंड करने लगेंगे, तो आपके नए नाम बन जाएंगे। एक बोलते हैं थीसोटॉपिक, दूसरा होता है रियोपेक्टिक, ठीक है। तो थीसोटॉपिक देखो मैंने लिखा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, और यहाँ पे देखो लिखा है टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट फ्लूइड, ठीक है। अब सीडोप्लास्टिक में क्या था, वेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी कम लगती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको थीसोफाइल फ्लूइड विच टेक फाइनाइट टाइम, कुछ टाइम लेंगे इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम लेंगे इक्विलिब्रियम में आने के लिए। यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो पूरा सेम और सेम, बिल्कुल चेंजेस वहीं पे, सब कुछ सेम है जो हमने सीडोप्लास्टिक में पढ़ा था, जो हमने डायलेटेड में पढ़ा था। बस यहाँ पे एक चीज हो है, यहाँ पर टाइम की भी कंसिडरेशन होगी, बस इतना याद रखिए, टाइम का भी कंसिडरेशन होगा। अब जब भी टाइम का कंसिडरेशन होगा, तो भाई उस वहाँ पे हमको थ्रेशोल्ड या यील्डिंग स्ट्रेस नहीं देना पड़ा, तो यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ की बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब कि एन की वैल्यू यहाँ के लिए लेस देन 1 और बी की वैल्यू जीरो नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं पावर लॉ लगाता हूँ, तो बी इक्वल टू के डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन, यहाँ पर पावर लॉ पूरा का पूरा यही हो जाएगा आपका। और रियोपेक्टिक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम डायलेटेंट की जरूरत, वो सिर्फ टाइम कंसिडरेशन होगा, और यहाँ पर भी आपका बी की वैल्यू जीरो नहीं होगा, यहाँ एन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ इनेमल की बात करूँ, या सीवेसलेस की, या पेंट की बात करूँ, ठीक है। तो आपको पता है पेंट क्या है भाई, आप क्या है, धीरे आपने देखा होगा कि पेंट को आप वॉल में लगाना होता है, तो वॉल में अपनी जैसे जैसे डिफॉर्मेशन करते हो, उतना विस्कोसिटी कम होता है, उतने अच्छे से वो क्या लगता है भाई, वॉल पे लग जाता है पेंट, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो क्या होता है भाई, टाइम के साथ साथ आपका क्या है, पेंट सूखने लगता है, ठीक है। पेंट सूखने लगता है तो उसके विस्कोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आने लगेगा, इसी वजह से इसको थीसोटॉपिक फ्लूइड बोलते हैं। रियोपेक्टिक क्या होते हैं, जैसे जिसमें आपका क्या है भाई, विस्कोसिटी बढ़ रही, तो जिप्सम का पेस्ट जो है, जिप्सम आप देखिए, आप आपके घर में जिप्सम थोड़ी देख लिया, अगर आप पानी में गिरे तो पहले तो स्मूथ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद टाइम के बाद आप देखिए तो वो कैसा हो जाएगा भाई, बहुत हार्ड हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये दो तरह के फ्लूइड हो गए। अगर इनका ग्राफ देखें तो इनका ग्राफ देखिए, अब क्या यहाँ पर टर्म बी और ऐड हो गया है, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ फ्लो को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ यील्ड स्ट्रेस देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस से स्टार्ट होगा, और बाकी फॉलो वही करेगा जो हमने पहले फॉलो कराया था। तो ये एक्चुअली ये हो गया आपका थीसोटॉपिक, और ये हो गया रियोपेक्टिक के लिए। तो ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, ओके। सो ये यहाँ तक कि आपके क्लासिफिकेशन हो गए।
ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। और प्लीज़ आप लोग दिमाग में ये एन की वैल्यूज जो रखिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। तो आप देखिए, जब ग्राफ आपका गिरेगा तो आप लेस देन रखिए, और जब ग्राफ आपका चढ़ रहा होगा तो आप ग्रेटर देन रखिए, इतना याद रखिए, ठीक है। ये आपका शेयर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन वेट का रिलेशनशिप का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ था, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विस्कोसिटी रिलेटेड, जो हमने लीनियराइजेशन आज पढ़ाया था इसी पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, जनरल बेरिंग्स के न्यूमेरिकल करेंगे, और हम जो भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक प्रॉपर्टीज के, उसकी बात करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ आप, अगर लेक्चर आपको में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट